पढ़ेंगे नई एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 3 जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। तो आज इस चैप्टर को हम देखेंगे परिचय के रूप में। इसमें हम देखेंगे कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। ठीक है, यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। अर्थात अभाव का होना ही क्या है? निर्धनता है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ असहायता की भावना के साथ जीना है। मतलब कि असहायता के साथ जीना क्या कहलाता है? निर्धनता कहलाता है। महात्मा गांधी के अनुसार भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त हो जाएगा, तो भारत को निर्धनता से मुक्त कहा जा सकता है। अब देखते हैं हम सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है। अब ये तो होगी मोटी मोटी बातें कि भाई ये निर्धनता है, वो निर्धनता। ऑथेंटिक रूप से निर्धनता किसे माना जाना चाहिए, अब हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम इसमें निर्धनता के सामान्य सूचक आय एवं स्तर, पोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन एवं असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। सामाजिक अपवर्जन, अब देखिए दो टर्म आए यहाँ पे, सामाजिक अपवर्जन एवं असुरक्षा। तो सामाजिक अपवर्जन क्या है? निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धन जो व्यक्ति होते हैं, निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित होकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। ये कारण भी हो सकता है और परिणाम भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। वैसे यह एक प्रक्रिया है। निर्धनता क्या है? एक प्रक्रिया है। ये जो सामाजिक अपवर्जन है निर्धनता का एक कारण, जिसके माध्यम से कुछ लोग या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे करते हैं जो उनसे कहीं बेहतर स्थिति में होते हैं। जो अच्छी स्थिति में होते हैं, स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं, वो उसका लाभ उठाते हैं। बाकी जो कमजोर होते हैं समाज में, वो वंचित रह जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक अपवर्जन। जब आपकी किसी एक कमी की वजह से या आपकी गरीबी या किसी अन्य वजह से आपको किसी एक सुविधा का लाभ नहीं लेने दिया जाता, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? सामाजिक अपवर्जन कहलाती है। तो सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय कम करने के साथ साथ उन्हें अन्य प्रकारों से भी क्षति पहुंचाता है। तो सामाजिक, अब भाई एक बात बताइए, अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप इस वाली नौकरी को नहीं देख सकते, ये वाला काम आप नहीं कर सकते, इस वाली शिक्षा को आप नहीं ले सकते, या ये वाला इलाज आप नहीं करा सकते, तो जब इस तरह से आपके सामने बंदिशें लगा दी जाएंगी तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो कम हो जाएंगे। जब ऑप्शंस कम हो जाएंगे तो आप फिर बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं रहोगे। मतलब फिर आपको जो भी काम मिलेगा, जो भी आपको सुविधाएं मिल पाएंगी, आप उन्हीं में अपना गुजर बसर करोगे। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे आय पे फर्क पड़ेगा। मान लीजिए अभी आप 50,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, फिर कोई आपको मान लीजिए 2 लाख का ऑफर देता है, तो आप जाहिर सी बात है 2 लाख के लिए मूव करेंगे। तो इससे आपकी आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन अगर आपके पास ये बंदिश लगा दी जाए कि आप भाई 50,000 से ज़्यादा काम कर ही नहीं सकते, तो अब आपकी क्या होगी? आय सीमित होगी। या आप मान लीजिए कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, या जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या किसी अन्य आधार पर कि भाई आपकी हाइट नहीं है, ये नहीं है, तो ये भी एक तरह की क्या है? सामाजिक अपवर्जन ही है। असुरक्षा, अब दूसरा टर्म आया था पहले, असुरक्षा, तो अब हम उसकी बात करते हैं। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों या व्यक्तियों जैसे कि विधवा, विकलांग के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना को जताता है। अब ये क्या है?
भाई देखो, जैसे कोई विधवा है तो सामाजिक अपवर्जन उसके साथ भी हो रहा है ना, कि वो यहाँ नहीं जा सकती। उदाहरण के लिए जैसे शादियों में नहीं जा सकती, किसी का कोई फंक्शन हो रहा है उसमें नहीं जाएंगी कि भाई ये तो विधवा है। हालांकि अब ये टूटता जा रहा है समाज में, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो अभी भी ये है, और पहले तो ये काफी हद तक था। तो जो अगर एक बार विधवा हो गई तो उसका तो जीवन मान लीजिए कि खत्म ही हो गया। तो सेम कंडीशन विकलांगों के लिए, अरे ये तो विकलांग है, या ये तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकता, तो उनके जीवन में भी भले शारीरिक रूप से तो वो हैं ही परेशान, लेकिन सामाजिक रूप से भी उनको क्या किया जाता है, एक तरह से टॉर्चर किया जाता है। तो वो भी क्या है, एक सुरक्षा है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई विकलांग है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो गरीबी में ही जिएगा या दूसरों पर डिपेंड रह के जिएगा। कि भावी वर्षों में निर्धन, अच्छा यहाँ तक का हमने कर लिया, संभावना को जताता है। किसी आपदा या बुरे समय में दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की संभावना का निरूपण ही क्या है, असुरक्षा है। यदि कोई इंसान किसी दूसरे पार्टिकुलर इंडिविजुअल के समकक्ष अगर अधिक संभावना, उसकी पॉसिबिलिटी अधिक गरीब रहने की है, तो यही क्या कहलाती है, असुरक्षा कहलाती है। अब इन सब का मीजरमेंट करने के बाद एक निर्धनता रेखा खींची जाती है कि भाई आखिर निर्धनता का मीजरमेंट कैसे किया जाए। तो अब एक तो ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक 4 व्हीलर गाड़ी है, अच्छा खासा आप खा पी रहे हैं, सब ठीक ठाक है, लेकिन आपके पड़ोस में क्या होता है कि एक आदमी आता है, वो 500 वर्ग गज में एक बहुत बढ़िया घर बनाता है, आलीशान कोठी बनाता है। फिर वो क्या करता है, एक पोर्च लेता है और एक बढ़िया BMW लेता है, एक ऑडी लेता है, वो 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां लेता है, नौकर चाकर रहते हैं, और उसका बहुत ही VIP रहन सहन है। अब उसकी तुलना जब आप खुद से करेंगे तो आप अपने आप को गरीब पाएंगे, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आप बड़ा मुश्किल से आपका जीवन यापन चल रहा है, लेकिन तभी आप किसी को भीख मांगते हुए देखते हैं या भूख से तड़पते हुए देखते हैं, तो आपको फील होगा कि नहीं यार, मैं तो काफी अमीर हूं। तो एक तो ये हो गया गरीबी का मापन। लेकिन ये क्या है कि इसमें अंत में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही आदमी अमीर बचेगा। भाई तुलना करते जाएंगे एक दूसरे से एक दूसरे से, तो लास्ट में एक ही आदमी अमीर बचेगा और लास्ट में एक ही आदमी गरीब बचेगा, बाकी सब बीच में होंगे, एक सबसे गरीब और एक सबसे अमीर, इस तरह से रह जाएगा मामला। तो हमें कहीं ना कहीं सारी जनसंख्या को इस तरह से तो नहीं डिवाइड किया जा सकता, या इस तरह से, क्योंकि फिर हर आदमी गरीब हो जाएगा, एक तरफ से एक गरीब होगा, फिर वही दूसरी तरफ कंपेयर करेगा तो अमीर होगा। तो फिर हमने क्या किया है, मतलब जो शिक्षा शास्त्री हैं या जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या किया है कि एक बेसिक लाइन खींची कि भाई इससे जो ऊपर होगा, जैसे मान लीजिए कह दिया कि 3,000 रुपये महीने से जो कम कमाएगा वो गरीब होगा, और 3,000 रुपये से ऊपर जो कमाएगा वो अमीर माना जाएगा, या मतलब उसको सामान्य माना जाएगा। तो इस तरह से जो ये लाइन खींच दी जाती है, जो 3,000 का हमने यहाँ पे कैप रखा है, यही क्या कहलाता है, निर्धनता रेखा कहलाता है। तो इसके बारे में अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है, या तो आय के आधार पर या उपभोग के आधार पर। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। आपकी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका एक मोटा मोटा हिसाब लगा लिया। कई बार इसको कैलोरी के हिसाब से लगाया जाता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई 2100 कैलोरी कंज्यूम करता है तो फिर उसको क्या माना जाएगा, वो गरीब नहीं है, और अगर उससे नीचे कर पाता है तो फिर वो गरीब माना जाएगा। इस तरह से कुछ हमने क्या कर रखा है कि लिमिट्स बनाई है। कई जगह पैसों की आपको लाइन मिलेगी। तो वैसे आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्राचीन समय में तलवार एक बहुत बड़ा कीमती चीज थी, मतलब ये, या घोड़ा रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी अमीरी थी, और तलवार सबसे बड़ा हथियार था। आज क्या है कि बंदूक हथियार हो गया, या इवन हथियारों पर उस तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है, और घोड़ा पालना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब काल के हिसाब से ये बात होगी, अब देश के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो न्यूनतम आवश्यकता है, इंडिया में अगर हम बात करें, साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे गर्म कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऊनी कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन, शॉल, रजाई, इनका डिस्ट्रीब्यूशन या इनकी आवश्यकता नहीं है। तो भाई वहाँ पे कपड़े की तरफ से अगर देखा जाए तो वो वहाँ पे मूल आवश्यकता के रूप में नहीं आएगा उस तरह से। लेकिन अगर मान लीजिए यही बात अगर की जाए रूस में जाकर के, तो क्या वहाँ पे कपड़े मूल आवश्यकता के रूप में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटी मोटी झोपड़ी आप छा करके बड़े आराम से रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से ना ठंड पड़ती है ना उस तरह से भयंकर वाली गर्मी है। तो झोपड़ी में आप बड़े आराम से जीवन काट सकते हैं। लेकिन क्या अमेरिका के जो
क्षेत्र हैं या कनाडा के जो क्षेत्र हैं उनमें आप झोपड़ी में जीवन काट सकते हैं? नहीं, वहाँ पे भाई स्पेशल टाइप का एक घर होना चाहिए आपके पास। तो ये वहाँ की मूल आवश्यकता यहाँ की मूल आवश्यकता में क्या हो गया, डिफरेंट आ गया। अब इसी तरह से कपड़ों का भी निर्धारण होता है, इसी तरह से खान पान का भी निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए जैसे नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे, अपने जो उत्तरी भारत है इसमें आप देखेंगे तो लोग क्या करते हैं कि गेहूं की रोटी पर डे दोनों टाइम गेहूं की रोटी उनकी भोजन में जरूर होती है। लेकिन आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो गेहूं की रोटी मतलब आपको बड़ी मुश्किल से देखने को मिलेगी। वहाँ सबको चावल से ही होता है, उपमा है, बड़ा है, ये है, वो है, सब चावल का ही है। नारियल की चटनी, चावल, नारियल की चटनी और चावल, बस यही दो चीज़ें। उन्हीं को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भून भान करके तरह तरह के आइटम्स बना रखे हैं। तो और नॉर्थ में आप देखेंगे तो हर चीज़ में गेहूं का आटा, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा। तो अब यहाँ से क्या हो गया कि नॉर्थ वाला अगर मान लीजिए उसकी बेसिक नीड में क्या आएगा, तो भाई उसके लिए इस तरह का भोजन आएगा। फिर नॉर्थ में आप देखेंगे तो मछली वगैरह का जो खान पीन है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। और साउथ में आप जाएंगे तो मछली का ही खान पान आपको मिलेगा। बंगाल में आप देखेंगे तो एकदम मछली, बंगाल उड़ीसा में मछली का बहुत ज़्यादा खान पान आपको मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हिसाब से डिसाइड होता है कि बेसिक नीड्स क्या हैं। तो ये स्थान के हिसाब से भी डिसाइड होता है और समय के हिसाब से भी डिसाइड होता है। चलिए, प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप बनाया जाता है। अब एक बार एक सर्वे करा लिया मोटा मोटी, भाई क्या क्या जरूरतें हैं, फिर उस हिसाब से डिसाइड कर लिया भाई ये जो लाइन होगी ये। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में, सॉरी ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 नहीं है 2400 है, और नगरीय क्षेत्रों में क्या है ये 2100 है कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, क्योंकि ग्रामीण लोग अपेक्षाकृत अधिक शारीरिक कार्य करते हैं। आवश्यक है, अगर मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी अगर यूज कर रहा है या उससे ऊपर यूज कर रहा है तो भैया फिर वो गरीब नहीं माना जाएगा। शहरों में अगर कोई 2100 से कम कर रहा है तो वो गरीब माना जाएगा। इस तरह से है। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। अब फिर भी आप देखेंगे जब इसको पैसों के रूप में तोला जाता है या कन्वर्ट किया जाता है तो शहरों में कीमतें अधिक पाई जाती हैं। उसकी एक वजह क्या रहती है कि शहरों में चीज़ें महंगी मिलती हैं और अधिकतर चीज़ें क्या होती हैं कि खरीदनी ही पड़ती हैं। उत्पादन शहरों में उस तरह से नहीं होता है। जैसे ग्रामीण इलाके में आप देखेंगे तो अब गेहूँ सामान्य तौर पर अपने घर का हो गया, या कुछ दालें अपने घर की हो गई, कुछ सब्जियां अपने खेत में उगा ली, तो उससे आपकी थोड़ी सी बचत हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हर चीज़ के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे शहरों में थोड़ी सी ज़्यादा कीमत रखी गई, भले ही कैलोरी खपत के रूप में शहर निम्न पायदान पर आते हैं। भारत में निर्धनता रेखा निर्धारण के समय या रेखा निर्धारण के समय खाद्य आवश्यकता के अलावा कपड़ा, प्रकाश, ईंधन, शिक्षा, चिकित्सा आदि पर भी ध्यान दिया जाता है। केवल और केवल भोजन पर नहीं, बाकी और भी जो मूल आवश्यकता है उन पर भी भारत में जब निर्धनता निर्धारित करी जाती है। बीपीएल कार्ड आपने सुने होंगे, तो इस एपीएल बीपीएल, तो इस तरह की चीज़ों के लिए बाकी चीज़ों का भी स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रकाश या वो उस तरह की चीज़ें आपने देखा होगा ना, जो कोटा की दुकानें होती हैं उन पर क्या मिलता है, मिट्टी का तेल भी मिला करता था। तो इस तरह से इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। अब देखिए, निर्धनता रेखा का आकलन सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पर एनएसएसओ के द्वारा संपन्न प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर और किया जाता है ये। तथापि विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। जैसे उन्होंने क्या कर दिया कि जो $1.90 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर कमाता है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। इससे अगर नीचे कमाएगा तो वो गरीब कहलाएगा। हालांकि अगर भारत में देखा जाए तो 50% से भी अधिक आबादी गरीबी रेखा में पहुंच जाएगी इस वाले लेवल पे, क्योंकि इस तरह से नहीं कमा पा रही भारत की जनता। तो निर्धनता के अनुमान, अब निर्धनता के अनुमानों के बारे में बात करते हैं। तो भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% से 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई। प्रथम 3 दशकों में यह अति उच्च ही रहा था। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि ये लगातार नीचे आता जा रहा है और अब ये लगभग 17-18% के आसपास है। असुरक्षित समूहों की अगर हम बात करें
तो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में समान नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ना तो सभी सामाजिक समूहों में, सामाजिक समूह जैसे कि वृद्ध हो गए, जैसे कि औरतें हो गई, जैसे कि और जैसे कि मान लीजिए हम थर्ड जेंडर की बात कर सकते हैं, ये किस में आएंगे? सामाजिक समूह में आएंगे। और आर्थिक वर्गों के रूप में हम बात करें तो आर्थिक वर्ग कौन हो जाएंगे? जैसे कि किसान हो गया, या प्राथमिक सेक्टर वाले जो लोग हैं वो हो गए, या मान लीजिए मजदूर हो गए, फैक्ट्री के मालिक हो गए, या बिजनेसमैन हो गए, उस तरह के जो लोग हैं, या ट्रांसपोर्टर्स हो गए, ये क्या होंगे? आर्थिक समूह होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। तो इनमें समान नहीं है। यहाँ जाति के आधार पर हम सामाजिक और उन समूहों की बात नहीं करते हैं। ठीक है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे SC ST समुदाय से हैं। ठीक है। अब कास्ट के रूप में अगर उन सामाजिक समूहों में देखा जाए जो गरीब हैं, उनमें से अधिकतर क्या है? SC ST से है। आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषक श्रमिक, ग्रामीण कृषक श्रमिक, जो खेती में जो लोग मजदूरी करते हैं, उनके खेत नहीं है लेकिन किसानों के यहाँ जाकर के वो मजदूरी करते हैं और गांव में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोग वो सबसे ज़्यादा हाशिए पर हैं। और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार हैं। नगरों में भी वो कैसे मजदूर? जो पर डे जाते हैं और काम की खोज करते हैं। चौराहे वगैरह पे आपने देखा होगा, खड़े रहते हैं कि कोई आएगा और वो काम के लिए फिर लोग वहाँ से उनको बुला करके ले जाते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल एकदम हाशिए पर होते हैं। जैसे कि रिक्शा चालक हैं, वे भी क्या हैं? हाशिए पर हैं। अगर सवारी मिलेगी, लोग आएंगे तो उनको पैसा मिलेगा, नहीं तो उनका कोई फिक्स नहीं है। SC तथा ST के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियमित दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। कैसे? एक तो ये सुविधा वंचित सामाजिक समूह है, दूसरा इनका भूमिहीन है, ये अनियमित दिहाड़ी श्रमिक है, तो इसकी वजह से क्या है? इन पे दोहरी मार पड़ती है। एक तो ऑलरेडी इनको क्या है? ये सामाजिक अपवंचना के शिकार है। दूसरा ये दिहाड़ी मजदूर है, मतलब अगर काम मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब ऐसी स्थिति में इन पे क्या होती है? दोहरी मार पड़ती है। अब और भी सामाजिक समूह जो इस तरह से वंचित हैं, इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। फैमिली में भी सबकी जो आय है वो बराबर नहीं होती है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल भाई, अगर फैमिली में गरीबी है तो फिर सब एक तरफ से बराबर ही गरीब हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। ठीक, जैसे कि महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचने से वंचित रखा जाता है। इसलिए महिलाएं, शिशु, विशेषकर बच्चियां और वृद्ध निर्धनों में भी निर्धन होते हैं। निर्धनों में भी निर्धन कौन होते हैं? जो महिलाएं होती हैं, जो शिशु होते हैं, और जो निर्धन लोग होते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, भारत के ही हिसाब से देखते हैं। भारत में जो व्रत का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा पॉजिटिव वे में शुरू किया गया था। पॉजिटिव वे इसका ये था कि इससे पाचन आपका ठीक रहता है, आपकी जो सात्विकता है, मतलब आपका जो गुस्सा है वो नियंत्रण में आता है, और जो दिमाग है, हाइपरटेंशन वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, दिमाग आपका संतुलित रहता है। तो मतलब टेंशन, हाइपरटेंशन और जो BP संबंधी समस्याएं होती हैं उन पर नियंत्रण इससे स्थापित होता है। तो ये सभी के लिए स्टार्ट किया गया और ये बड़ा ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था। धीरे 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 करके जब भारत में प्राचीन काल के बाद मध्यकाल जब स्टार्ट होने वाला था और गरीबी आई, तो धीरे 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 करके क्या हुआ? समाज में सबसे पहले कब्जा किन लोगों पे किया जाता है? जो कमजोर होते हैं, तो उन्हीं का सबसे पहले शोषण स्टार्ट होता है और उन्हीं का सबसे पहले और सबसे ज्यादा शोषण होता है। तो इसकी चपेट कौन चढ़ेंगे? अब एक फैमिली वाइज या इंडिविजुअल वाइज देखा जाए तो महिलाएं क्या है? अपेक्षाकृत रूप से कमजोर हैं, और कमजोरी की वजह से उनको क्या किया गया? फिर उन्हीं के ऊपर ये थोपीकरण हुआ। जब भोजन की समस्या हुई, खासतौर से ब्रिटिश काल में, आप देखिए कि यहाँ से अनाज को वो क्या करते थे? ब्रिटेन में जब कोई बात पड़ती थी तो वहाँ पहुँचा देते थे, यहाँ से सस्ता अनाज खरीद करके। अब यहाँ से सस्ता अनाज खरीद करके वहाँ पहुँचा दिया तो यहाँ पे क्या हो गई? कमी हो गई एकदम से। तो यहाँ पे जो अब जब भूखे मरेंगे तो फिर क्या हुआ कि जो व्रत का कॉन्सेप्ट पॉजिटिव वे में स्टार्ट किया गया था, उसमें फिर नेगेटिविटी आना स्टार्ट हुई और तमाम तरह की व्रत स्टार्ट हुई। उनमें से अधिकतर व्रतों को आप देखेंगे, सबके सब वो महिलाओं के लिए हैं। महिलाओं के लिए इसलिए है कि भाई व्रत रहेगी तो खाना नहीं खाएगी, खाना नहीं खाएगी तो बाकी के फैमिली मेंबर्स के लिए खाना बच जाएगा। ठीक है,
तो ये बड़े सोचे समझे, हालांकि फिर इसको धर्म के साथ जोड़ा जाता रहा तो फिर ये एक कुप्रथा के रूप में सामने आया। बड़ा ही पॉजिटिव नज़रिए से इसको स्टार्ट किया गया, लेकिन बाद में इसका बड़ा ही नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल महिलाओं को हाशिए पर धकेलने के लिए किया गया। तो ये भी पॉइंट आता है कि सामाजिक विकास भी फिर उसी तरीके से देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय असमानताओं की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या आता है। भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का जो अनुपात है वो भी समान नहीं है। यद्यपि राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है, मतलब बहुत ही तेजी से कमी आई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। भारत में ऐसा नहीं है कि सारे राज्यों में निर्धनता एक समान रूप से, किसी राज्य में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है और किसी राज्य में बहुत ही कम कमी आई है। निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा एवं यूपी में एक गंभीर समस्या है। उड़ीसा, एमपी, बिहार, यूपी में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एवं बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। तो अभी सबसे कम गिरावट कहाँ पे आई है? उड़ीसा, एमपी, बिहार, यूपी, ये ग्रामीण निर्धनता के साथ। इसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों तरह की निर्धनता है, लेकिन सबसे अधिक गिरावट कहाँ देखी गई है? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात और बंगाल में। एपी तमिलनाडु में पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो अभी कोटे की दुकान की हम बात कर रहे थे। पंजाब हरियाणा में कृषि विकास। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, इस तरीके से हमको कहना चाहिए, में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से, कोटा सिस्टम की वजह से, और पंजाब हरियाणा में कृषि विकास की वजह से, जो हरित क्रांति हुई थी उस वजह से, और बंगाल में भूमि सुधार। तो वहीं केरल में मानव संसाधन विकास गरीबी निवारण के कारण है। मानव संसाधन विकास मतलब केरल ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो दो चीज़ों पर किया है। एक तो एजुकेशन पर, इसलिए आप देखेंगे कि कभी का भी सर्वे आप उठा के देख लीजिए, केरल हमेशा आपको क्या मिलेगा? नंबर 1 मिलेगा एजुकेशन के मामले में। और इस बार लगभग 99% उसकी, जब नई ये जनगणना हो के आएगी तो 98-99% केरल की जो लिटरेसी रेट है वो पहुंच चुका होगा। तो एक तो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट है, तो हर किसी के लिए एजुकेशन का वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। और दूसरा, उन्होंने जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसमें बहुत बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। उस इन्वेस्टमेंट की वजह से अब क्या होता है कि आप देखेंगे वहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ नर्सेज हैं, और नर्स वगैरह होकर के वो क्या जाती हैं, सऊदी और इन देशों में, खाड़ी देशों में जाके अपनी सर्विस दे रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या पूरी दुनिया में वो लोग सर्विस दे रहे हैं। इवन नॉर्थ इंडिया में भी आप देखेंगे, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको आधी नर्सें कहाँ की मिलेंगी? केरल की मिलेंगी। एक तो लोगों ने बाहर निकल के देखा, बाहर काम किया, और वो कोई दिहाड़ी मजदूर के रूप में कहीं काम करने के, जैसे यूपी और बिहार के लोग हैं, ये भी आपको हर जगह काम करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन ये काम कर रहे हैं दिहाड़ी मजदूर के रूप में। और केरल की जो नर्सेज हैं वो काम कर रही हैं एक नियमित सेक्टर में। नियमित सेक्टर में मतलब उनका जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो आमदनी का सोर्स है वो एकदम नियमित है और हाई है। 30, 35, 25 इस तरह से उनके जो तनख्वाह है, जबकि एक दिहाड़ी मजदूर का क्या रहता है? 6, 7 और 8 या 10 ये रहता है। तो अब डिफरेंस 3 से 4 गुने का डिफरेंस जब आ जाएगा तो वो कुछ बचत करके फिर क्या करेंगी? अपनी फैमिली को भी बेचती हैं। और उस वजह से क्या हुआ है, केरल में गरीबी में बहुत ही तेजी से गिरावट देखी गई है। इसलिए इंडिया में जब भी बात होती है तो दो सेक्टर में बात होती है, या जब जब कभी भी कंपेयर की बात होती है तो एक तरफ गुजरात मॉडल को रखा जाता है, जो 2001 के बाद नरेंद्र मोदी के, ये तभी लगभग नरेंद्र मोदी तभी आए थे। तो 2001 के बाद जो गुजरात ने पॉलिसीज अपनाई, एक तो उस बेस पर कहा जाता है जिसके मुख्य पुरोधा नरेंद्र मोदी को माना जाता है, और दूसरी तरफ साम्यवादी सरकारों का एक मॉडल है जिसको केरल मॉडल कहा जाता है, दूसरी तरफ वो मॉडल है। अब गुजरात भी एक बहुत ही विकसित राज्य के रूप में है और केरल भी एक विकसित राज्य के रूप में है। उसकी केरल ने क्या किया है? अपने मानव संसाधन का विकास किया है, तो लोगों ने अपने लिए कमाया है। और गुजरात ने क्या किया है कि पूंजीवादी प्रवृत्ति के तहत उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की है, और उसके थ्रू क्या किया है कि पूरे राज्य के अपलिफ्टमेंट किया है। तो केरल में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू समृद्धि आई है, और गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू समृद्धि आई है, और केरल में जो समृद्धि आई है वो मानव संसाधन विकास की वजह से आई है। वैश्विक निर्धनता की अगर हम बात करें तो वैश्विक निर्धनता परिदृश्य क्या कहता है भाई? यद्यपि वैश्विक निर्धनता में
उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। अब चीन ने क्या किया है, बहुत ही पूरी दुनिया इस बात से आश्चर्यचकित है, चीन ने बहुत ही ज़्यादा तेजी से अपने यहाँ से निर्धन जनसंख्या को कम किया है। हालांकि चीन के जो आंकड़े हैं उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी चीन ने ये उल्लेखनीय रूप से काम किया है कि उसकी जो अधिकतर जनसंख्या, आप देखिए कि चीन की जनसंख्या भारत से बहुत अधिक थी। अभी तो लगभग दोनों समान है और 25 में हो सकता है कि हम चीन से आगे निकल चुके होंगे, लेकिन किसी ज़माने में भारत और चीन में जनसंख्या का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। चीन लगभग दोगुनी जनसंख्या के साथ हमसे आगे खड़ा हुआ था, और चीन की जो टोटल इनकम थी, तो टोटल आय थी, टोटल जीडीपी थी, वो इंडिया के बराबर थी। तो आप सोचिए कि वहाँ पे जो गरीबी थी वो भारत से दोगुनी तीन गुनी ज़्यादा थी। लेकिन आज की कंडीशन में क्या है कि वहाँ पे गरीबी बहुत कम है और भारत में गरीबी अभी भी उपस्थित है। अगर $1.9 का अगर वर्ल्ड बैंक वाला अगर मानक अपना ले भारत, तो भारत की 50% से अधिक जनसंख्या अभी भी गरीब है। तो भाई $160 के लगभग हो गया पर डे के हिसाब से $1.9 का। अब आप लगाइए कितने लोग इतना कमा पाते हैं पर डे के हिसाब से। आप लगाइए कि घर में 4 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं, 8 लोग क्या पर डे इतना कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे ना। चलिए, निर्धनता के कारणों की अगर हम बात करें, कमी आई है। वहीं सार्क देशों में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं हुई है। सार्क देश मतलब ये साउथ एशिया वाले, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये देश। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। अब सरकार ने क्या किया है, निर्धनता रेखा को काफ़ी लो रखा है, और काफ़ी लो। अब 1.9 के हिसाब से जाएंगे तो लगभग 6,000 रुपये पर मंथ का बनेगा एक आदमी का। और यहाँ इंडिया में क्या है, कितना बनता है? लगभग 3,000 बनता है। तो अब मान लीजिए अगर भारत सरकार कह रही है कि भारत में 20% गरीबी है, तो ये पहुंच करके कितनी हो जाएगी? 37, 38 या 40% गरीबी हो जाएगी। तो इस वजह से निर्धनता के कारण की हम बात करते हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग, व्यापार आदि को नष्ट कर दिया। ये तो क्या है, ऐतिहासिक कारण है, जिससे विकास दर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई और यह 1980 के दशक तक चलता रहा। साथ ही जनसंख्या में उच्च वृद्धि हुई। भारत में 2 वजह से हुआ। एक तो उद्योग लगभग खत्म हो चुके थे, तो वैसे ही अब दोबारा से बनाने में टाइम लगता है ना, तो वो एक समस्या थी। दूसरा क्या हुआ कि भैया जैसे जैसे सरकारों ने इंतजाम किए, सरकार ने सड़क चौड़ी बनाई, जनसंख्या फिर से बढ़ गई। सरकार ने और चौड़ी सड़कें बनाई, जनसंख्या फिर से बढ़ गई। और चौड़ी सड़कें बनाई, फिर से जनसंख्या बढ़ गई। मतलब कभी भी ट्रैफिक कम नहीं हुआ है। सेम कंडीशन कि सरकार ने अगर कुछ इंतजाम किए भी, तो जनसंख्या, जब मान लीजिए 100 लोगों का इंतजाम किया, तब तक 150 लोग लाइन में आकर के खड़े हो गए। संसाधन इतने थे नहीं कि फिर हर किसी के लिए किया जा सके। इसलिए भारत में लगातार जो गरीबी है वो लगातार बनी रही, और जो उपाय हैं वो उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। होना ये चाहिए था कि जब इंदिरा गांधी ने फैमिली प्लानिंग पर जब बहुत ज़्यादा जोर दिया था, जनसंख्या में उसी टाइम पे गिरावट अगर आना स्टार्ट हो जाती, तो अब तक भारत विकसित देशों में पहुंच चुका होता। लेकिन हमने फिर उसी हिसाब से जनसंख्या अपनी, हमको फिर खाने के लिए जब सरकार देने लग गई, तो हमने फिर क्या किया, फिर अपनी जनसंख्या बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। भाई पेट भर गया तो क्या करेंगे, फिर अब दूसरे कामों में लग गए। फिर कि चलो भैया अब 3 क्यों, अब तो 5 बच्चे होंगे, 6 बच्चे होंगे, और लगातार एकदम बूम आ गया जनसंख्या वृद्धि में। और उसकी वजह से क्या हुआ कि गरीबी लगातार बनी रही, जिससे प्रति व्यक्ति आय और कम हो गई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। कहां कहां, एक तो आर्थिक प्रगति को हम उस तरह से बढ़ावा नहीं दे पाए जिस तरह से चीन ने दिया कि होगा तो होगा। अब यहाँ तो जैसे मान लीजिए एक कोई डैम बनता है, कोई एक बांध बन रहा है, तो तमाम अपने नेतागिरी चमकाने के लिए बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। और ये वो नर्मदा डैम को देखिए, 50 से 60 साल नेहरू जी ने उसका उद्घाटन किया था, और मोदी जी के टाइम पर नींव रखी थी नेहरू जी ने, और फिर उसको जो उद्घाटन है, समर्पण है देश के प्रति, वो नरेंद्र मोदी के टाइम पर आके हुआ। अब सोचिए इतने टाइम तक उस चीज को खींचा गया, तो जो चारों तरफ के जो लोग थे, भाई मान लीजिए कि 10 आदिवासियों को अगर उससे घाटा हो रहा था, तो 10 लाख आदिवासियों को जो उससे नहरें बन रही थी, डैम से बिजली जो बनती, उनको फायदा भी तो हो रहा था।
लेकिन लोगों ने क्या किया कि ऊल जलूल मुद्दों में फंसा करके इसी तरीके से सिंगूर प्लांट का आप देखिए क्या हाल किया गया, कॉपर प्लांट्स का आप देखिए तमिलनाडु में क्या हाल किया गया। तो यहाँ पे राजनीति चमकाने के लिए लोग, जब जैसे छोटे भैया जो टाइप के नेता होते हैं, छोटे मोटे चोर उचक्के, और वो राजनीति पॉलिटिक्स में आने के लिए वो क्या करते हैं, इस तरह के कारनामे करते हैं, यहाँ मार वहाँ आग लगा, ये कर वो कर। थोड़ी सी घटना हो जाती है, हाईवे जाम कर दिया जाता है, रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जाता है, एग्जाम्स में जब गड़बड़ी होती है तो स्टूडेंटों पे हंगामा मचवाया जाता है, ना कि प्रॉपर तरीके से जांच करके उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाए, बल्कि क्या किया, सड़कों पर उतर के हंगामा किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि जो आर्थिक प्रगति है वो रुक जाती है। मान लीजिए मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ इंडिया में, और तभी मान लीजिए मुझे किसी ने थपेड़ दिया, तो क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा? भाई बाहर से इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने प्लांट बनाए, और आपने क्या कर दिया, प्लांटों में आग लगा दी या उनको घेर लिया, नारेबाजी करी, तो वो क्या करेंगे, ठीक है भैया हमारा पैसा दो, हम वापस जा रहे हैं। तो कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, वो लोग चले गए। तो लोगों ने ट्रस्ट कम किया, इन्वेस्टमेंट कम किया, और यहाँ के जो लोग थे, जैसे IITians आप देखिए, और जो एम्स वगैरह के जो अच्छे डॉक्टर्स होते थे, या जो बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन साइंटिस्ट हैं, बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, वो सारे के सारे लोग आप देखिए कहाँ इंडिया में जॉब करते हैं? नहीं करते भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा छोटवैया गली का जो सबसे टुच्चा आदमी होता है, वो राजनीति करके आपके ऊपर बैठा होता है, आपको जुतिया रहा होता है। और जो सबसे बेहतरीन लोग होते हैं, सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी होती है, वो बेचारे उनके सामने निरीह पशु के समान खड़े रहते हैं। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से अमेरिका और यूरोपीय देशों में जाके ये शिफ्ट हो गए। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कितने सारे PM हैं। अभी ब्रिटेन का PM ले लीजिए, आयरलैंड का PM ले लीजिए, ये सब कहाँ के हैं? भारतीय मूल के लोग हैं, जो भारत से जा जाके वहाँ पे जाके PM बन गया। अब आप सोचिए, तो ये लोग जब वहाँ पे अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, क्या ये भारत में अचीवमेंट नहीं कर सकते थे? तो इससे क्या होता कि वृद्धि होती। IIT के सारे लोग ही अगर यहाँ इंडिया में ही अगर ये वेंचर लगाते तो बड़ी तेजी से वृद्धि होती, लेकिन यहाँ की राजनीतिक और जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी, उनकी वजह से ये लोग यहाँ से पलायन कर गए। क्योंकि जब भाई इतना मेहनत करने के बाद भी आपको इज्जत नहीं मिलेगी, कम से कम पैसे कम मिले, इज्जत तो भरपूर मिले। साइंटिस्टों का आप हाल देखिए, कितने साइंटिस्टों को आप देख रहे हैं भारत रत्न मिला हुआ है, ना के बराबर। और वहीं राजनेताओं को आप देख लीजिए, हर कोई हर किसी को एक, हाँ भैया, किसी को जाति के आधार पर फलाने फलाने को दो, किसी को ये मेरे फैमिली का है, किसी को किसी आधार पर, किसी को विचारधारा के आधार पर, सबको भारत रत्न मिल रहा है। इवन नाचने गाने वालों को भी भारत रत्न मिला हुआ है, लेकिन साइंटिस्टों के नाम पे एकदम कमी पड़ गई है। SN बोस का आप नाम देखिए, कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, और उनको क्या दिया गया? कोई खास पुरस्कार उनके पास नहीं है। बस फिजिक्स में आप उनका बहुत बड़ा नाम सुनेंगे, और इंडिया में उनको जानते भी नहीं है लोग। चलिए दूसरे कारण पे हम बात करते हैं। तो सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। भाई जो हरित क्रांति और जो सिंचाई का था, आप देखिए जो नदियां थी, और नदियों में जो प्रकोप कम रहता था बाढ़ का, वो हरियाणा पंजाब इस रीजन में थी, जो सिंधु नदी वाली जो चेन थी वहाँ पे। और जो पश्चिमी उत्तर, आप इस तरह से मानिए कि पंजाब, उत्तरी राजस्थान, और जो आपका ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये जो इलाका था, यहाँ पे नहरों का ऑलरेडी अंग्रेजों के टाइम पे ही काफ़ी जाल बिछ गया था। और यहाँ के किसान जो थे वो वैसे भी मजबूत थे, मतलब आर्थिक रूप से भी संपन्न थे, तो उनमें किसानी के प्रति जो जागरूकता थी वो काफ़ी हद तक थी। सरकार ने भी इन्वेस्टमेंट इसी एरिया में ज़्यादा किया, तो उस वजह से क्या रहा, हरित क्रांति इसी एरिया में सफल हुई, बाकी राज्यों में हरित क्रांति सफल नहीं हुई। बिहार पश्चिम बंगाल में हरित क्रांति सफल नहीं हुई, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई, मध्य प्रदेश में हरित क्रांति नहीं सफल हो पाई। और इस वजह से क्या हुआ कि कुछ लोगों का तो विकास ठीक ठाक तरीके से हो गया। अभी भी जब किसान आंदोलन हुआ तो कहाँ के किसान जोर लगा रहे थे? सिर्फ इसी इलाके के, बाकी किसानों ने आंदोलन में भाग नहीं लिया। उसकी एक वजह ये थी कि सरकार जो कर रही थी वो सबको समान रूप से एक ही पैरामीटर पर रख रही थी। अगर पैरामीटर पर एक ही पर रखा जाता तो भैया इनका हक छिन जाता। तो इसलिए यहाँ के किसानों ने सबसे ज़्यादा आतंक मचाया। उसकी वजह अब आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। आगे की हम बात करते हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त न हो सके। उतने रोजगार भी हम नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो मेथड बनाए थे, गवर्नमेंट कंपनियां होंगी, सरकारी कंपनियां होंगी, और एक आदमी मान लीजिए कि 40 साल की उम्र पे भर्ती हुआ, 60 साल पे जाके उसने काम बंद कर दिया, 20 साल उसने काम किया,
और उसके बाद फिर वो जिया 100 साल तक, मतलब कि 40 साल वो और डिपेंडेंट रहा। अब इन 20 साल काम करने के बाद उसे 40 साल तक बेहतरीन पेंशन सुविधाएं, मकान की सुविधा और तमाम तरह की सुविधा, अब अफसरों का देखिए किस तरह से उनको लग्जरी लाइफ दी जाती है, तो वो सब दिया गया और उस वजह से क्या हो गया कि बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसी वजह से मैंने भी आपको बताया था IIT IIM वाले जो लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं। वजह है कि यहाँ पे किसी एक को इतनी सुविधा दे दी जाती है और बाकी सभी को फिर क्या कर दिया जाता है, मुंह पे मुछीका लगा दिया जाता है उस वजह से। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा। अनियमित और कम आय के कारण लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे। महंगे मकानों में तो भाई तभी रह पाएंगे ना जब उनके पास ठीक ठाक आय होगी। जब आय, भोजन का ही पता नहीं चल पा रहा है तो वो क्या किए, झुग्गियां बनाना स्टार्ट किया। अब इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, इससे प्रॉब्लम आएगी मलिन बस्तियों की, गंदी बस्तियों की, झुग्गी झोंपड़ियों की समस्या शहरों में उत्पन्न हुई। लोगों के पास प्रॉपर अगर आय होती, देश उसी तरीके से आगे बढ़ता रहता, तो लोग क्या करते, प्रॉपर जो टाउनशिप्स होती हैं, प्रॉपर जैसे शहर बढ़ता है उस तरह से मकान बना के लोग रहते और पूरे भारत में यूरोपीय टाइप के शहर विकसित होते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मामला दूसरा था तो इसलिए यहाँ के शहर किस तरह से विकसित हुए, झुग्गी झोंपड़ियों के रूप में शहरों का विकास हुआ है यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद। वे शहरों में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याएं जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की भी विशेषता बन गई। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता देखने को मिलती थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से जब लोग इधर भाग करके आए तो यहाँ भी वो समस्या बढ़ गई। फिर पांचवा जो कारण है वो क्या है, आय की असमानता भी गरीबी का एक कारण है। भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण भी एक कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। बंगाल में आप देखेंगे काफी हद तक गरीबी में कमी आई, वो किसकी वजह से आई थी, भूमि सुधारों की वजह से आई थी। बहुत सारे राज्यों ने ये किया ही नहीं और ना करने की वजह से ही आप देखेंगे कि ये जो नक्सलवादी आंदोलन चल रहे हैं वो उन्हीं भूमि सुधारों के ढंग से क्रियान्वयन न हो पाने की वजह से उनका प्रसार बहुत ज्यादा हुआ। कभी वो विचारधारा के रूप में चले थे लेकिन लोग उससे जुड़े इस वजह से, जो आदिवासी लोग थे या जो गरीब तबका था उसको विचारधारा से कोई मतलब नहीं था, उसको मतलब था रोटी से। तो वो एक, ये भी एक वजह उसमें रही थी कि सरकारों ने ढंग से काम नहीं किया और अधिकारियों की मिली भगत की वजह से लोगों ने क्या किए कि अपने कुत्तों के नाम 20-20, 30-30 बीघे कर दिए चकबंदी से बचने के लिए। तो ये वहां पे देखने को मिला। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे, ये भी एक वजह है भाई कि किसी का जैसे मान लीजिए बेटे की या बेटी की शादी है तो उसमें कर्जे ले लेकर के लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर उस कर्जे को चुकाते चुकाते उनके खेत बिक जाते हैं, प्लॉट बिक जाते हैं। ये भी स्थिति देखने को मिलती है क्योंकि उसने फलाने ने इतना कर दिया तो अब तो मुझे भी इतना करना है। ये भी एक बड़ी वजह है हमारे भारत में निर्धनता अधिक होने की। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूंकि निर्धनों द्वारा की गई बचत अप्रभावी, अति न्यून होती है, अतः वे इसके लिए कर्ज लेते हैं। ऊंची ब्याज एवं कड़ी शर्तों के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः ऊंची ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। जो जैसे जैसे अगर मान लीजिए कर्जा बढ़ता जाता है तो वो गरीबी, और गरीबी का कारण भी है और परिणाम भी है। तो अब देखिए, इसीलिए आप देखेंगे किसान निधि जो योजना स्टार्ट करेगी कि 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके दिया जाएगा, तो वो इसीलिए कि कम से कम किसान वक्त पर 2,000 रुपये उसके पास होंगे तो बीज तो कम से कम कर लेगा, तो वक्त पर अगर वो फसल बो देगा तो कम से कम उसको कुछ तो मिल जाएगा, वो पूरी तरह से पूरे साल निर्धनता में नहीं जिएगा। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की योजनाएं प्रारंभ करी गई क्योंकि वो डिमांड थी समय की। निर्धनता निरोधी उपाय, अब क्या क्या किया जा सकता है। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। यह रणनीति 2 कारकों पर निर्भर करती है। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। 1950 के दशक में आधिकारिक निर्धनता अनुपात 45% था, लेकिन 80 के दशक में या 80 के दशक से ही आर्थिक समृद्धि बढ़ने के साथ साथ यह लगातार कम होता गया है। अतः आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। मतलब कि जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी निर्धनता लगातार कम होती चली जाएगी।
ठीक। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है। जाहिर सी बात है भाई, पैसे आपके पास होंगे या समृद्धि अगर होगी तो आप अवसर आपको ज़्यादा मिलेंगे। आप किसी काम के लिए ना कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए खाना ही नहीं खाया आपने सुबह से, तो आप तो खान केवल और केवल 4 रोटी के लिए भी पूरा दिन काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो लेकिन अगर आपने पेट भर रखा है तो फिर आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करने की स्थिति में आएंगे। आपकी जेब में अगर 500 रुपये में हैं तो आप थोड़ी सी और ज़्यादा बार्गेनिंग करने की स्थिति में आएंगे। और अगर मान लीजिए 50,000 रुपये की आपकी जेब में है तो हो सकता है आप उस काम को ना करें, आप किसी बड़े काम की तलाश में निकलेंगे। तो ये बार्गेनिंग की स्थिति तभी आती है जब आपकी थोड़ी सी स्थिति सुधर जाती है। ठीक है। तो अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। कृषि क्षेत्र में कोई समृद्धि देखने को नहीं मिली है और जो भी सरकारों के द्वारा किया गया है वो बिल्कुल एकदम बेकार रहा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, लेकिन निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। भैया कृषि पर जो सुधार किए गए वो काम में नहीं आए, काम के नहीं रहे। ठीक है, या रहे भी तो वो 2 या 1 राज्य 3 राज्यों तक सीमित रहे। लेकिन जो लोग हैं अधिकतर निर्धन वो कहाँ पर हैं, वो गाँव में है और कृषि पर वो डिपेंडेंट है। अब सोचिए कि जिसमें सबसे ज़्यादा सुधार होना चाहिए, जिस पर सबसे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, उसी में सुधार नहीं हुआ। ये भी एक वजह रही कि भारत में नहीं हो पाया। तो इसलिए अब सरकार क्या कर रही है कि कृषि पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रही है। आपने देखा होगा कि लोन माफ़ कर दिए जाते हैं, हालांकि उसके अलग नेगेटिव इफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी जो सरकार की नज़र में एक तरीका है वो ये है कि लोन माफ़ कर दो तो किसानों को क्या होगी, थोड़ी राहत मिल जाएगी। लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, क्योंकि आर्थिक समृद्धि से मिले लाभ समाज में समतापूर्वक वितरित न हो सके, अतः लक्षित निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की अपरिहार्यता स्पष्ट हो जाती है। ये ऐसी योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया। इनमें निम्न प्रमुख हैं। प्रमुख क्या क्या हैं भैया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। यदि किसी कार्य इच्छुक को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक भत्ते का हकदार होगा। साथ ही 5 किलोमीटर से अधिक दूर रोजगार होने की स्थिति में वह अतिरिक्त पाने का हकदार होगा। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था तथा पूर्णतः केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक लोगों के लिए था, अब इसे मनरेगा में ही मिला दिया गया है। ठीक है, तो 100 दिन की गारंटी अब सरकार देने लगी है और 2005 के अधिनियम के थ्रू जो 2006 में लागू हुआ, तो उसके तहत क्या किया गया कि भाई ठीक है, आपको 100 दिन के लिए हम काम दे देंगे और वो काम क्या रहेगा, आपके 5 किलोमीटर के इलाके में रहेगा। और अगर मान लीजिए ग्राम प्रधान आपको काम नहीं दे पाता है तो उस कंडीशन में चाहे आपने काम किया हो या ना किया हो, आपको 100 दिन का भत्ता जरूर दिया जाएगा। तो इस तरह से है ये। ठीक है, आप देखेंगे भले ही अब वर्तमान सरकार जब आई तो उसने मनरेगा की खूब बुराई करी कि इसमें ये कमियां हैं, फलाना है, ढिमका है, लेकिन किसी ने मनरेगा को बंद नहीं किया, क्योंकि इसका जो अल्टीमेट था, इसका जो गोल था, इसका जो उद्देश्य था वो सकारात्मक था। तो इसलिए कोई भी सरकार इसको बंद नहीं करेगी, क्योंकि ये काफी हद तक, देखो भले ही इसमें भ्रष्टाचार हो रहा हो, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार किस लेवल का, मान लीजिए 5,000 10,000 कोई ले जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो इसमें भले ही प्रधानों की मिली भगत रहती है, लेकिन फिर भी ये ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का उन्मूलन करने के लिए बड़ी सही चीज़ है। उसमें प्रधानों का हिस्सा देखो, प्रधानों का क्या रहता है कि मनरेगा का ठीक है तुम काम पे मत आना, या नॉर्मली काम नहीं है और 100 दिन का भत्ता देना ही है, तो 4 6 10,000 प्रधान रख लेता है, लेकिन फिर भी कुछ तो पहुंचता है गरीब लोगों तक। तो ये इसलिए कि कोई भी सरकार इसको बंद करने की हिम्मत नहीं करेगी, भले ही कितना भी इसके इधर उधर नाच गाना कर लें, बुराई कर लें, लेकिन इसको बंद करने की हिम्मत नहीं करेगी। ठीक यही कंडीशन जो किसान सम्मान निधि है उसके साथ भी है, क्योंकि भैया वो जरूरत है इस देश की। अब आते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना पर। 1993 में प्रारंभ इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है, उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता की जाती है। ठीक है, अब इसके तहत क्या किया जाता है, लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता करी जाती है। ग्रामीण
रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में प्रारंभ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में प्रारंभ, सन 2000 में प्रारंभ के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। भाई, ग्रामीण इलाके में अगर सबसे ज़्यादा गरीबी है तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा प्रयास भी कहाँ किए जाने चाहिए? ग्रामीण इलाकों में ही किए जाने चाहिए। आगे हम देखते हैं कि अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय किसको कहा जाता है? जो इंसान गरीबी की लाइन में या अमीरी की लाइन में, अगर गरीब से अमीर की तरफ अगर लाइन लगाई जाए तो जो सबसे अंत में खड़े हुए हैं लोग, उनको अंत्योदय कहा जाता है। उनके उदय के लिए जो काम किए जाते हैं उनको, अंत में जो खड़े हैं उनके उदय के लिए अंत्योदय। दिसंबर 2000 से प्रारंभ। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धन रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। फिलहाल 2 करोड़, जिनको 2 रुपये प्रति केजी गेहूं और 3 रुपये प्रति केजी चावल की अत्यधिक सहायता प्राप्त दर पर, अत्यधिक सहायता प्राप्त मतलब सब्सिडी की बात हो रही है यहाँ पर, प्रत्येक परिवार को 25 किलो अनाज, अब कितना हो गया है? 35 किलो उपलब्ध कराया जाता है। अप्रैल 2002 में बढ़ाया गया और अप्रैल 2002 में बढ़ाकर किसको क्या कर दिया गया? 35 किलो कर दिया गया। कोरोना टाइम पे फिर इसको रेगुलर किया गया था तो काफ़ी हद तक सबके लिए कर दिया गया था और बिल्कुल फ्री कर दिया था। ये जो 1-2 रुपये किलो का था ये भी कैप हटा दिया था। इन कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए हैं, मतलब पूरी तरह से ये सक्सेस नहीं रहे हैं। मिले जुले परिणाम का ये मतलब है कि कुछ सफलताएं और कुछ असफलताएं। इनके कम प्रभावी होने का मुख्य कारण उचित क्रियान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी हैं, कुछ ऐसी हैं जो एक ही तरह की योजनाएं डिफरेंट नामों से चला रखी हैं। बस वो सरकार आई, वो चला गई, अब दूसरी को बंद कैसे करें और हमको अपना भी चलाना है। तो बहुत सारी, अधिकतर योजनाएं ऐसी ही हैं। मतलब मान लीजिए कि आधी योजनाएं ऐसी, आधी से ज़्यादा योजनाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। प्रॉपर योजनाएं नहीं बनाई गई, ना प्रॉपर उनकी नीति निर्देशन किया गया है। जैसे मनरेगा के लिए भी बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ बनाई गई, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से, ना उसका कार्यान्वयन बहुत अच्छे तरीके से हुआ, ना ही उसके लिए जो मेथडोलॉजी यूज करी गई है वो बहुत बढ़िया है। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। अतः अब निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है। भाई, कैसे ये काम नहीं किया गया, अब इस बात पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। भावी चुनौतियां, मतलब आगे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की बाध्यकारी चुनौती है। निर्धनता उन्मूलन मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनीन निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। वास्तव में निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए, ताकि लोगों में सामर्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुरक्षा, आत्मविश्वास, भेदभाव से मुक्त एवं बाल श्रम से मुक्ति को पैदा किया जा सके। विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। जब आप 3000 की जो मिनिमम जो आपकी निर्धनता रेखा है, जब आप उसको अचीव कर लेंगे तो वो रेखा फिर थोड़ी और ऊपर बढ़ जाएगी। मतलब ये फिक्स नहीं है कि आपने एक बार अचीव कर लिया और ये हमेशा के लिए हो गया। इस पर लगातार जब तक मानव सभ्यता रहेगी तब तक काम करने की आवश्यकता है। विकास जैसे जैसे बढ़ेगा, निर्धनता के जो पैरामीटर्स हैं, जो समझ है,
वो भी लगातार बदलती चली जाएगी। और हमको किस बात पे काम करना है? मानव निर्धनता पे काम करना है, ताकि लोग खुद से, देखो लोगों को सामान आप प्रोवाइड मत करवाइए, बल्कि जैसा कि अमर्त्य सेन ने कहा है कि लोगों को सक्षम बनाइए। जब लोग सक्षम होंगे तो वो अपने आप ही अपनी ज़रूरत के सामान खरीद लेंगे। आप लोगों को सामान देने की जगह पे उनको सामान खरीदने लायक बनाइए, ऐसा सिस्टम तैयार करिए ताकि लोग खुद से सक्षम हो सकें। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।